नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 280 लेकर के। और आज 25 अप्रैल 2024। आज भी दोस्तों आसपास में शोर बहुत हो रहा है, इसीलिए खुले में रिकॉर्डिंग करने की बजाय अपने रूम में ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो एक तो मेरा आग्रह है कि जो साथी पर्सनल चैट पर प्रतिक्रिया देते हैं उनका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। लेकिन मूल बात यही है कि अगर आप समूह में प्रतिक्रिया दें तो हो सकता है आपकी प्रतिक्रिया को सुन करके और लोग भी कहानी को सुनना शुरू करें। और वैसे आप पर्सनल चैट पे भी देंगे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, एक चर्चा में करना भूल गया था। परसों वाली कहानी पर 278 पर भाई हमारे युवा साथी हैं बजरंग बली का कमेंट आया था। वो दिल्ली में रह कर के अध्ययन कर रहे हैं कि उनका कमेंट आया था कि सर कहानी तो हम भी सुनते हैं मगर बस समझ में नहीं आता है कि कहना क्या है। ये बात सही है। तो बिल्कुल आप पहले भी कहानी में भी आ चुके हैं और कहानी सुनते भी रहे हैं, ये बात सच है। लेकिन दरअसल जो सुनते हैं वैसे भी उनके लिए तो मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करता ही हूँ। मुद्दा तो उनका है जो नहीं सुनते हैं। और कुंदन का भी कल कमेंट मिला, तो जिन जिन का भी कमेंट आता है यूट्यूब पर उनका भी धन्यवाद, जिनकी प्रतिक्रियाएँ आती हैं उनका भी धन्यवाद। राहुल सिन्हा जी का भी कल एक मैसेज मिला। तो राहुल भाई ने पूछा था कि उस विकलांग कोच में क्या कोई और अतिरिक्त समस्या हुई। दरअसल समस्या अगर होती तो कोरोना को लेकर के ही होती। बाकी तो रात को यहाँ से चले थे और सुबह वहाँ पहुँच गए थे और अजमेर से ही वो ट्रेन रवाना होनी थी, इसलिए यहाँ पर तो वो खाली मिल गया हमें विकलांग कोच। और फिर एक बार जब सोए तो फिर सीधा सुबह ही उठे थे, तो इसलिए उसमें भी ऐसी कोई अप्रत्याशित समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। और जब समस्या हुई नहीं तो फिर मैंने इसीलिए उस पर कोई चर्चा की नहीं। तो ये है आपके प्रश्न का जवाब। बाकी दाहोद का तो मैंने बताया आपको, वहाँ पहुँच करके ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल की बिल्डिंग का अवलोकन करके और आदरणीय यूसुफ सर के साथ कार्यक्रम को लेकर के चर्चाएं, परिचर्चाएं। अच्छा, उन दिनों में ये भी हो चला था कि फ़ोन पर विनोद जी, मुकेश जी, इनसे बातें हो जाती थी। तो अगर कोई सवाल होता था या कोई इनकी तरफ से कोई बात होती थी तो वो वहीं पर मैंने सर से पूछ लिया और फ़ोन पर ही इन लोगों को बता भी दिया, विनोद जी को, मुकेश जी को, इन सबको, कि भाई कोई और बात रह गई हो तो ये भी अपने अनुसार जो भी कहते थे वो मैं उस हिसाब से वहाँ पर उसको कवर करना ही था सारा। तो वैसे कोई और समस्या हुई नहीं, कार्यक्रम सब अच्छे से हो गया। खैर वो बात की बात है, कार्यक्रम कैसे हुआ, कब हुआ। अब कार्यक्रम की घोषणा तो हो गई, कार्यक्रम के लिए स्थल भी देख लिया, लेकिन अब समस्या ये आ गई कि लगातार तमाम जगहों पे जो कार्यक्रम होते हैं वो सब रद्द हो रहे थे और लॉकडाउन 2-5 दिन का जो लगा था पहले, उसके बाद सीधा 21 दिन का लॉकडाउन लग गया था। और हालातों से ये बहुत ही स्पष्ट हो रहा था कि कार्यक्रम होने की संभावना कम है।
लेकिन उस समय तक भी रजिस्ट्रेशन शुरू करने के बाद भी कुछ 5-7 लोगों ने, जहाँ तक मुझे याद है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। एक तो मनोज सोनी जी थे, सृष्टि ने करा लिया था, आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। तो ऐसे कुछ साथी थे जिन्होंने उस माहौल में भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुल मिलाकर के इधर कहानी ये हो रही थी कि लॉकडाउन लगने की वजह से मैं अपने गांव में जाकर के फंस गया। कुछ नहीं पता था कितने दिन निकलेंगे, कितने दिन का लॉकडाउन रहेगा। अच्छा, लॉकडाउन में शिथिलता भी अगर मिलनी थी तो स्कूल कॉलेज वगैरह तो वैसे भी बंद रहते हैं, क्योंकि वहाँ तो विद्यार्थियों का आना जाना रहता है, और विद्यार्थियों को कोरोना का वाहक यानी कैरियर नहीं बनाना था। तो कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी गंभीर ये थी कि अजमेर जाना हो नहीं पाएगा, कार्यक्रम को करना संभव नहीं है, तो अब कुछ करें तो करें क्या। और याद कीजिए दोस्तों, यही वह दौर था जब दूरदर्शन के पुराने नाटकों को दोबारा प्रस्तुत किया जा रहा था, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे और भी दूसरे जितने भी कार्यक्रम थे, अलिफ लैला हो या शक्तिमान हो या सब, मतलब तो इंसान बैठ के टीवी देखते रहो, और क्या करना है अभी। खैर, टीवी की बात आज करना वैसे बहुत लाजमी भी है। क्यों है वो तो अभी पता चल जाएगा आपको अंत में, और जिनको मालूम है उन्हें याद आ गया होगा कि मैंने टीवी का जिक्र क्यों किया। कई बार इत्तेफाक भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। देखिए, टीवी से संबंधित ही विशेष अवसर है और बात भी टीवी की हो चली है। तो भाई टीवी देखो, लॉकडाउन अपने घर परिवार के साथ बिताओ। बड़ी मोटिवेशनल बातें हो रही थी, बड़े हृदय विदारक दृश्य आप सबको याद ही होंगे। लोग पैदल जा रहे हैं, कोई साइकिल पे अपने बड़े बुजुर्गों को ले जा रहा है, मजदूर परेशान हो रहे हैं गर्मी में, कई तरह की ऐसी समस्याएं हुई थी। खैर, उस सब पे फ़िलहाल नहीं जाएंगे। तो भानु अपने घर, मैं अपने गांव, और आखिरकार सबसे बातचीत करने के बाद, हाँ, पहले तो आपको ये बता दें कि वो कार्यक्रम की तारीखें कौन सी तय हुई थी। देखिए, हम लोग तो 20 मई चाहते थे करना, लेकिन यूसुफ सर ने बताया कि भाई 20 मई को संभव नहीं है, यहाँ पे उस समय छुट्टियाँ नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल में 2 जून से 5 जून तक वो कार्यक्रम तय किया गया था। 2 जून 2000 कौन सा था, 2020 से 5 जून के मध्य वो कार्यक्रम तय किया गया था। लेकिन फिलहाल 5 जून तो वैसे ही था जैसे दिल्ली दूर है। 5 अप्रैल 2020 को ही ये घोषणा करनी पड़ गई कि साथियों, हम कन्वेंशन नहीं करवा पाएंगे। कब होगा ये नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर फिर मैं एक इत्तेफाक की बात करूँगा कि सूर्य सर ने कहा था कि कार्यक्रम 2-2.5 सालों में होने चाहिए, और आप देखिए कि हम 1 साल बाद कर रहे थे कार्यक्रम, और वो 1 साल बाद वाला भी कैंसिल हो गया। और जब वो इतिहास गवाह है कि जब वो 5वां कन्वेंशन हुआ, दाहोद कन्वेंशन हुआ, वहीं पर दाहोद में ही हुआ, लेकिन 2021 में हुआ, नवंबर 2021 में, और लगभग मई 2019 से नवंबर 2021 अगर देखोगे तो कितना होता है, लगभग वही 2.5 साल बाद वो कार्यक्रम हुआ। सोचिए आप,
तो कई बार कभी कभी हम सब सुनते हैं ना बड़े बुजुर्गों से कि बड़े बुजुर्गों से हम सुनते हैं ना कि दिन भर में 24 घंटों में से कही हुई बात, एक बात कम से कम सच ज़रूर हो जाती है। तो पता नहीं कौन से समय उन्होंने वो बात कही थी और वही बात सच होनी भी लिखी थी इस मामले में। कम से कम वो बात एक अलग है कि ये ऐसा पहली और आखिरी बार ही था। उसके बाद तो फिर एक एक साल के अंतराल पर कार्यक्रम हो रहे हैं। अब इस साल छत्तीसगढ़ में होना है तो वो देखते हैं कब होता है। और हमारी कोशिश ये है कि जब 10वां कन्वेंशन हो, अभी तो 8वां है, तब 1000 लोगों को इनवाइट किया जाए। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन वो बात आ गई तो हाँ। तो कुल मिलाकर के 5 अप्रैल को बड़े भारी मन से, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते थे। देखिए वैश्विक समस्या थी, ऐसा भी नहीं था, किसी को दोष भी नहीं दे सकते थे और ज़्यादा दुखी होने का मामला था नहीं, क्योंकि बात ही ऐसी थी ना, कोरोना काल। क्या हो सकता है, जब सब कुछ ही बंद हो रहा था तो फिर ये एक छोटा सा कार्यक्रम नहीं होता तो उससे क्या फ़र्क पड़ना था। और जब ये तय हो गया कि कार्यक्रम नहीं हो रहा है तो इसकी तैयारियों को लेकर भी फिर कोई चिंता नहीं रही, यानी रही सही चिंता भी समाप्त हो गई। तो ऐसे में अब उस बात पर आता हूं कि गांव में पहुंचने के बाद कैसे रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों को संचालित करना था। और आप में से किसी के मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि लॉकडाउन हो गया, कार्यक्रम की घोषणा हुई, कार्यक्रम समाप्त, मतलब पोस्टपोन कर दिया अगली तारीखों तक। आप अपने गांव पहुंच गए तो क्या रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस चालू था या बंद था? क्या रिकॉर्डिंग का काम हो रहा था या नहीं हो रहा था? ये प्रश्न भी आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो जाहिर है रिकॉर्डिंग क्लब का जो ऑफिस है वो ज़्यादा लोग आ भी नहीं रहे थे और जहाँ है वो वहाँ तक लॉकडाउन का इतना कोई असर नहीं था। वो इतना पास में है, जो हमारे समय रीडर काम कर रहे थे, जयवंती मैडम वगैरह, उनके घर के आसपास ही है। तो कुछ दिन तक तो ऑफिस चलता रहा, तकरीबन मेरे ख्याल में 5-7 दिन तो चला होगा। उसके बाद में फिर वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया था 8-10 दिन बाद, या एग्जैक्ट मैं मुझे याद नहीं आ रहा, पता करके मैं बताऊंगा। तो जहाँ नहीं याद आए वहाँ स्वीकार भी करना चाहिए दोस्तों। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी ये हुई कि असल में जो रिकॉर्डिंग क्लब का काम था उसकी वैल्यू ऐसे ही मामलों में समझ में आई। आप समझिए कि 2016 से रिकॉर्डिंग क्लब काम यही कर रहा था ना कि आप सबको लाभ मिले घर बैठे बैठे, और कोरोना में भी यही हो रहा था ना कि घर से बाहर कहीं निकलना नहीं है। संभवतः उन दिनों जब सब कुछ ही बंद चल रहा था, ऐसे में रिकॉर्डिंग क्लब के न्यूज़पेपर्स लगातार रिकॉर्ड हो रहे थे। न्यूज़पेपर्स आप सबको मिल भी रहे थे। और आप सोचिए कि देश की राजधानी जैसी जगह से लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे थे कि यार संदीप भाई, केवल आप लोगों के न्यूज़पेपर का ही सहारा है। हाँ, बात ये नहीं है कि न्यूज़पेपर का सहारा है, कहा कि सिर्फ हमें ही नहीं, अरे इस न्यूज़पेपर का लाभ तो अब साइटेड लोग भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको न्यूज़पेपर भी नहीं मिल पा रहा है।
आप सोचिए, न्यूज़पेपर भी ई फॉर्मेट में आने लग गया था, और ई फॉर्मेट में पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती, खासकर उम्र दराज लोगों के या जिनके चश्मे वगैरह लगे होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल बस की बात नहीं होती है। तो कई बार कहते हैं ना, वर्तमान भविष्य का आधार होता है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ रिकॉर्डिंग क्लब का कामकाज इसीलिए हाथ में आया होगा कि कोरोना काल भी आना था, और उसमें किसी न किसी को लाभ की बात हुई थी ना परसों, तो किसी न किसी को तो लाभ मिलना ही था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किसने फ़ोन किया, क्यों किया, न्यूज़पेपर्स कैसे हो रहे थे, कैसे कर रहे थे, और लॉकडाउन में कितने दिन ऑफिस खुला नहीं खुला, और दिल्ली से ऐसा कौन शख्स आ गया जिसको मुझे फ़ोन करना पड़ा कि भाई प्लीज़ न्यूज़पेपर अवेलेबल करवा दिया करना। और ये अभी अभी मुझे याद आई बात रिकॉर्ड करते करते, बताइए आप। तो कल जो है, इंतज़ार कीजिएगा कहानी में, कल इस सब पर चर्चा करेंगे। अब आज तो जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, बात कर लेते हैं टीवी की। तो 25 अप्रैल 1982 यही वो दिन है दोस्तों जब दूरदर्शन रंगीन हो गया था ब्लैक एंड वाइट से। यानी दूरदर्शन पर पहली बार, उन दिनों एशियाई खेल चल रहे थे, और एशियाई खेलों में रंगीन प्रसारण यानी कलर टीवी का चलन प्रारंभ हो गया था। और वो दौर आप सबको याद होगा जब घरों में बड़े बड़े एंटीनाज लगा करते थे। उन एंटीनों से पता चलता था भाई घर कितना बड़ा है। बारिशों में वो एंटीना बड़ा गड़बड़ भी हो जाता था, डिस्टर्ब भी हो जाता था। आप में से बहुत सारे साथियों ने वो दौर देखा होगा, मैंने भी देखा है। और उस एंटीने को जाके हिलाओ, कई बार लोगों को करंट भी आ जाता था, कई बार टीवी को भी बजाना पड़ता था। और ये कलर टीवी आने के बाद तो भाई, ये कलर टीवी एक तरह से स्टेटस सिंबल हो गया था। जैसे आज आईफोन वगैरह है ना, या कार वगैरह का है कि भैया तेरे घर में कलर टीवी है कि नहीं है, ये स्थितियाँ हो गई थी। और मैंने तो वो भी हालात देखे अपने घर में भी कि हमारे ब्लैक एंड वाइट टीवी बाद में लिया गया था, बाद में, लेकिन उसके ऊपर कलर कांच लगा करके कलर टीवी का फील लिया जाता था। तो आप समझिए कलर टीवी का कितना एक प्रभाव था। तो आज ही के दिन रंगीन प्रसारण दूरदर्शन पर प्रारंभ हुआ था दोस्तों, 25 अप्रैल 1982 से। तो मुझे लगता है ये एक अतिरिक्त नॉलेज आपके लिए। और एक अभी हाल ही की जो घटनाएं उनकी एक जानकारी दे देते। T20 विश्व कप होने वाला है दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में 1 जून से 29 जून तक। आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, उसेन बोल्ट, ये धावक रहे हैं आप सबको, फर्राटा धावक आप सबको मालूम है, तो उसेन बोल्ट को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये भी एक आपके लिए काम की बात हो सकती है। बाकी बातों पर अब चर्चा फ़िलहाल करने का मन भी नहीं है, और समय भी बहुत हो गया है, तो कल करेंगे बाकी चीज़ों पर चर्चा। आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए, धन्यवाद।